Morning, dear students. Myself, Dr. Avni Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे थे और उसमें इनिशियल जो थ्योरीज हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी की, डी ब्रोगली इक्वेशन और इन सिद्धांतों से जो नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट या क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच कहते हैं, उसके बारे में हमने शुरुआत कर दिया था। और उसके जो फादर ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री कहलाते हैं श्रोडिंगर जो हैं, उनके जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको हम पढ़ चुके थे, उसका डेरिवेशन हमने देख लिया था। देन हम अब ये भी जानते हैं कि व्हाट इज साई और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई का क्या महत्व है? तो जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि साई का इंडिविजुअली कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि जो पार्टिकल है उसमें वेव नेचर भी है और कोई सिग्निफिकेंट साई का नहीं है। जबकि साई स्क्वायर जो होता है वो हमें कक्षक के बारे में बताता है, या कक्षक बोले या फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, संभावना के बारे में बताता है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि मूवेबल है, गतियमान है। जो हमने साई की क्वालिटीज भी देख लिया था कि कौन जो साई होता है किसी भी छोटी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो, तो वो सारे रियल नहीं होते, कुछ इमेजिनरी होते हैं, कुछ रियल होते हैं। तो जो इमेजिनरी है उनको तो हम छोड़ देते हैं और जो रियल है उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनकी एक्सेप्टेंस के लिए भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो देखना होगा हमें। जब वो उन रूल्स को फॉलो करेगा साई, तभी हम उसको एक्सेप्टेबल मानेंगे। जैसे साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, ओके, साई शुड बी फाइनाइट, है ना, साई परिमित होना चाहिए, साई में एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए, साई शुड बी कंटिन्यूस, सतत होना चाहिए। वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और नाभिक से अनंत दूरी पर जाने पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यून हो जानी चाहिए, शून्य हो जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ ली थी। उसके बाद हमने छोड़ा था कि क्वांटम नंबर्स के बारे में, कि जो साई है उसके सॉल्यूशन से हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, किस जगह पे वो पाया जा सकता है, उसकी एनर्जी क्या है, वो जो आकृति है उसकी, जहां वो रह रहा है उसकी आकृति क्या है कक्षक की, इन सब चीजों के बारे में क्वांटम नंबर से पता चलता है, जो कि सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। तो क्वांटम नंबर हम आज स्टडी करेंगे। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसकी जस्ट मिनट। ओके, तो ये है क्वांटम संख्या, आज हम शुरू करेंगे। तो क्वांटम संख्या बेसिकली करती क्या है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फ्रॉम द वेव फंक्शन वी ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें क्वांटम नंबर से, जो कि हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही प्राप्त हो रही है ना। ठीक है, इन द शेप ऑफ क्वांटम नंबर्स एन एल एम। ये तीन क्वांटम नंबर मैंने बताए थे कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनको डिपेंडेंट होते हैं। जबकि एस है वो इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर कहलाता है। तो ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है उसे हम जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से, या उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये वही नंबर्स हैं। अगर हम इसको कोरिलेट करें तो जो बोहर ने कहा था कि एक नाभिक है किसी भी परमाणु के सेंटर में और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा के कक्षों में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये है जहां पर ना एनर्जी देता है ना वो एनर्जी लेता है। ये बोहर का अभिक्रिया जो मैंने रिपीट किया है अभी। इस बोहर के अभिक्रिया में जो बोहर ने कहा था कि नाभिक के सबसे पास में होता है के शेल, फिर होता है एल शेल, फिर होता है एम शेल, देन एन, ओ एंड सो ऑन। तो ये जो उसके शेल थे के, एल, एम, एन, ओ, ठीक है, हालांकि बोहर का कॉन्सेप्ट फेल हो गया ड्यू टू हाइजेनबर्ग एंड द डे ब्रोगली, जिसमें कि उन्होंने तरंग प्रकृति के बारे में बता दिया था इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जो शेल थे वो शेल ही एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रूप में उनको आप समझ सकते हैं, है ना। वो जो सर्टेनिटी थी उसकी कि एक निश्चित कोश में जाएगा, वो हटा दीजिए आप भोर का। उसके बाद अगर सोचें तो जो शेल थे उसके, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसको हम एन से डोनेट करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, जीरो कभी नहीं होगा। एन एन की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी इंटीजर, 1, 2, 3,
4, कोई भी नंबर, है ना? ये n की वैल्यूज होती हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे वो नाभिक से दूर जाता जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं कई क्लास में पूछता हूँ, अधिकतर इसका जवाब गलत ही आता है कि एक नाभिक से सपोज 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, एक है k शेल में सपोज, दूसरा है यहाँ एल शेल में। मैंने 2 डायमेंशन बनाया है, सिंपलीफाई किया इसको। तो एक है सपोज E1 और दूसरा है E2, ठीक है? इन दोनों में से किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी? तो अमूमन इसका जवाब गलत ही मिलता है। इसका जवाब ये है कि E1 की ऊर्जा जो जितना नाभिक के पास होगा, वो उतना ही स्थायी तंत्र है और उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी। जो जितना नाभिक से दूर है, उसकी उतनी ऊर्जा ही ज़्यादा होगी। तो हमेशा E1 से जो E2 है, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक है? इसी तरह के एल एम एन, ये क्या हो रहा है, ऊर्जा इनकी बढ़ती जा रही है, ऊर्जा इधर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा, उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ये हमें दो चीजों के बारे में बताती है। जैसे मैंने बताया कि पहली तो परमाणु के नाभिक से औसत दूरी उस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है? इससे हमें पता चलता है क्या, साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा उस परमाणु का साइज होगा। दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो जितना ज्यादा नाभिक से वो इलेक्ट्रॉन दूर होगा, ठीक है, दूरी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये मुख्य रूप से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कंपैरेटिव एनर्जी और आकार, साइज जो होता है एटम का, उसके बारे में बताता है। साइज है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, आगे हम पढ़ेंगे वापस इसको, कि साइज जो होता है वो दो मुख्य चीजों पे निर्भर करता है। उनमें से कोई भी एक चीज डोमिनेटिंग हो सकती है, ठीक है? एक चीज है वो साइज को छोटा करती है, दूसरी चीज है साइज को बड़ा करती है। जो डोमिनेट होगा वही साइज इफेक्ट हमें दिखाई देगा उस पर्टिकुलर एटम पे। साइज डिपेंड करता है, जैसा मैंने बताया, पहली चीज तो मैंने यहाँ बताई थी तुम्हें, ये है एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा साइज होगा। एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। और दूसरी जो चीज है, ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ तो वो होता है जो बाद में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन, 4-5 क्लास बाद आ जाएगा वो, दैट इज जेड इफेक्टिव, ठीक है? तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, उतना ही साइज कम होता है। जेड इफेक्टिव को हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये दो चीजें हैं जो साइज को गवर्न करती हैं, ठीक है? जब हम आवर्तिता पढ़ेंगे तो हम यही देखेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सभी आवर्तता में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है? तो मुख्य ऊर्जा से क्या मुख्य जो क्वांटम संख्या क्या बता रहा है, ऊर्जा स्तर के बारे में, और दूसरा आकार के बारे में, ठीक है? ओके, तो ये क्या है, शेल है जो मैंने बताया, KLMN शेल है। एक शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2n²। n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑब्वियस है। तो सपोज n इज इक्वल टू 1 है, मुख्य क्वांटम नंबर अगर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं ना। n इज इक्वल टू सपोज 2 है, तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी एक शेल में रहते हैं। ये K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है। तो ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? एन से डिनोट करते हैं, शून्य कभी नहीं होती, 1 2 3 4 इसके लिए वैल्यूज होती हैं। ऊर्जा स्तर और आकार के बारे में बताती है, और 2n² इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मैक्सिमम रह सकते हैं। सेकंड जो आती है उसे हम कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एल से दिखाया जाता है, एल, ठीक है? ये क्वांटम नंबर कौन सा है, दिगंशी क्वांटम संख्या। इसका एक और नाम है कोणीय क्वांटम संख्या, क्योंकि ये कोणीय संवेग से जुड़ी है, कोणीय सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उससे जुड़ी हुई है ना, इसलिए इसको कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं।
अब हमने ऊपर पढ़े थे शेल, ठीक है, शेल पढ़ लिए। अब बोर का जो सबसे बड़ी कमी जो आई थी निकल के, वो ये थी कि जब उसके स्पेक्ट्रम की जो लाइन्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको बहुत उसको और अच्छे से देखा जाता है, तो ये नज़र आता है कि वो जो एक लाइन कई छोटी-छोटी, पतली-पतली लाइनों से मिलके बनी है। तो उन लाइन का जो डिस्पर्जन हो रहा है, उन लाइन का डिवाइडेशन और ज़्यादा जो हो रहा है, उसको बोर नहीं समझा पाया था। क्योंकि तब तक सब शेल के बारे में नहीं पता था, कि उसने सिर्फ शेल के बारे में बताया था। ठीक है? तो ये होते हैं सब शेल जो कि रिस्पॉन्सिबल है उन लाइन के डिवाइडेशन की फर्दर, है ना? ओके, तो शेल जो हमने ऊपर पढ़ा, इस शेल के अंदर रहते हैं हमारे सब शेल्स, सब शेल्स। ठीक है? तो ये सब शेल होते हैं, ये कौन बताता है? इसके बारे में बताता है एल। तो एल की जो वैल्यू होती है, वो 0 से शुरू होती है। एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, याद रखिएगा। एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर n माइनस 1 तक होती है। कभी भी एल जो है वो एन के बराबर नहीं होगा। जैसे कि कभी भी एन है वो 0 नहीं होगा। ये चीजें याद रखने की है। इसलिए मैंने कहा ये आपस में इंटर रिलेटेड है ना? एल की वैल्यू कभी भी एन के बराबर नहीं होगी, है ना? एन के लिए जो मान होते हैं टोटल एल के, वो उतने ही होंगे जो एल की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी, सॉरी। कैसे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझा देता हूँ आपको। किसी भी एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके लिए जो एल की वैल्यूज होंगी वो उतनी ही होंगी जो कि एन का मान है। जैसे कि एन इज इक्वल टू सपोज 1 है, तो इसके लिए एल की कितनी वैल्यू होंगी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक वैल्यू होगी सिर्फ, और वो क्या होगी? दैट इज 0। क्योंकि एन और एल कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। ये 0 से शुरू होता है, एन माइनस एल पर, एन माइनस 1 पे सॉरी, खत्म हो जाता है। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू हुआ, तो इसके लिए ए की वैल्यू वो है 0। अब हम n इज इक्वल टू 2 रखें, सपोज n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या वैल्यूज हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 0 से शुरू हो रहा है, 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 आ गया। तो कितनी वैल्यूज हो गई? 2 वैल्यूज हो गई टोटल। ये किसके बराबर है? जो कि n का मान है। ठीक है? ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 जो हमने यहाँ देखा रखा है, n इज इक्वल टू 4 है तो l इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3। 4 तो होगा नहीं क्योंकि n कैन नॉट बी इक्वल टू l। ओके, ये हो नहीं सकता है, इसलिए 1, 2, 3, और ये वैल्यूज कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। n इज इक्वल टू 4, तो वैल्यूज कितनी है l की? 4। ये कहने का मतलब है। ठीक है? ओके, तो यहाँ जो कोश है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2n स्क्वायर। उपकोश के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो रह सकते हैं 2 इंटू 2l प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला, 2 इंटू 2l प्लस 1। तो किसी भी एक उपकेश की बात करें, अच्छा इसको एक चीज और, इसको डिनोट करने का तरीका, जो 0l बराबर 0 होता है उसको हम s से दिखाते हैं। ठीक है? जब 1 होता है तो उसे p से दिखाते हैं, 2 है तो d से, 3 है तो f से। ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, उनको शॉर्ट, उनका जो फर्स्ट लेटर वो लिया गया है। दिस इज शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ओके, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकोश में हो सकते हैं 2 इंटू 2l प्लस 1। जैसे सपोज हम बात करें, ये उपकोश की बात करें, जैसे एस उपकोश है सपोज, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ एल की वैल्यू क्या है? दैट इज 0। तो एल की वैल्यू 0 हो गया तो 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो एस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रह सकते हैं 2, है ना? ऐसे ही पी में 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो पी में रह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। ओके, ऐसे ही अगर एल इज इक्वल टू 2 रखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो डी में रह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10।
P में 6 हो गए, D में 10 हो गए, इसी तरह F में हो गया 14। तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल। शेल में 2n स्क्वायर, सब शेल में 2 × 2l + 1। ओके, तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताती है ना। और मैंने जैसा बताया कि जो बोर की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, उसमें एक रेखा कई सारी रेखाओं में विभाजित होती है। उसको होने का कारण ही ये सब शेल का होना है, क्योंकि इनर ट्रांजिशन भी होते हैं। वो जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है वो ट्रांजिशन कारण दिखाई देता है। तो बोर के टाइम पे इनका नहीं पता था सब शेल का, तो उन्होंने जो कंसीडर किया वो सिर्फ शेल टू शेल, के टू एल, वापस एल टू के। उन्होंने सिर्फ ये कंसीडर किया था कि n बराबर 1 से 2 में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 2 से वापस आएगा और पीक देगा, जबकि इंटरनल ट्रांजिशन भी होते हैं। तो ये कारण है इनका एक रेखा का अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभाजन का। तो इससे हमें ये भी पता चला कि हम जो के, एल, एम, एन ये कोश पढ़ते हैं, तो सपोज कोई एम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब की ऊर्जा समान नहीं होती है। ठीक है, उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है सब शेल्स के कारण, क्योंकि उनका कोणीय संवेग अलग अलग है। और एक ही उपकोश में कई सारे, एक ही कोश में कई सारे उपकोश होते हैं, है ना। ये है। सो दिगंशी क्वांटम थ्योरी क्या क्या बता रही है? पहली चीज उपकोश की आकृति, दूसरी चीज कक्षीय कोणीय संवेग के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, दो चीजों को बताती है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या से ही हमें पता चलता है कि S गोल है, P डम्बल्ड होता है, D डबल डम्बल होता है। एक फॉर्मूला भी है, अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना हो, ऑर्बिटल कोणीय संवेग निकालना हो, तो L की वैल्यू अगर हमें पता हो तो √L L+1 इंटू H क्रॉस, जहां पर जो H क्रॉस होता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर L मैंने बता दिया दिगंशी क्वांटम संख्या है, रैचिक प्लैंक्स स्थिरांक है। एक सवाल इस तरह आते हैं कि यदि मुख्य कोश की संख्या समान हो, सपोज दे दिया 2s 2p 4s 4p 4d 4f, इनमें ऊर्जा का मान बताइए। ठीक है, तो ऊर्जा का मान क्योंकि मुख्य कोश इनमें समान है, सब में n इक्वल टू क्या है 4 है। ठीक है, इसलिए इन सबकी ऊर्जा का क्रम क्या होगा, दिस वन सिंपली। ये हम आगे भी देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो ये दो क्वांटम संख्या आपको समझ में आ गई होंगी, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और या मुख्य क्वांटम संख्या, और दूसरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम कहते हैं, जो और कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी उसको कहा जाता है। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमने अब पढ़ लिया है, ये हमें समझ में आ गया है ऊपर, कि पहले आते हैं कोश। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा उपकोश, एसपीडीएफ जो है। ठीक है, ये थे KLMN, ये एसपीडीएफ। कोश, उपकोश, उपकोश पे रिलेटेड हैं, वो होते हैं कक्षक। ठीक है, और कक्षकों को डिफाइन करने के लिए जो एक क्वांटम नंबर काम आती है वो है m से डिनोट करते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। कोश बताता है n, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे हैं। उपकोश बता रहा है l, जिसे हम दिगंशी क्वांटम संख्या कह रहे हैं। और कक्षक जो बता रहा है उसे हम कह रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसका मान l पर डिपेंड करता है। जो l एजीमुथल क्वांटम नंबर है उस पर डिपेंड करेगा कि m की क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, और एम से ही ओरिएंटेशन डिफाइन होता है कक्षक का, त्रिविम में कक्षक कैसा रहेगा ये डिफाइन होता है एम से, इसलिए इसको ओरिएंटेशन क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, अभिविन्यास क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। तो कोणीय संवेग हम जानते हैं एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है परिमाण उसका, दूसरा होता है उसकी दिशा। तो परिमाण जो होता है वो तो हमें पता चल गया दिगंशी क्वांटम संख्या से, कोणीय संवेग का। और उसका जो डायरेक्शन होता है उसे पता करते हैं हम चुंबकीय क्वांटम संख्या से, है ना। तो एल के किसी भी मान के लिए
m के टोटल जो मान होंगे वो होते हैं 2l प्लस 1। इसका मतलब ये है, l हमने ऊपर पढ़ा, l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ठीक है, तो अगर l के लिए सपोज इसको हम लें 1 वैल्यू, इसके है l, अगर यहाँ 1 रखें तो ये हो जाएगा 2 1 जा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो l के लिए m के 3 मान होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होता है। हाँ, एक चीज और, l के लिए जो m के मान हैं वो इस तरह होते हैं, माइनस l से शुरू होते हैं, बीच में 0 आएगा, देन प्लस l। ठीक है, तो इस तरह लिखे जाएंगे तो अपने आप सामने आ जाएंगे कि कितनी वैल्यूज हैं। l का कोई भी वैल्यू हो वो हमें पता होना चाहिए। l इज इक्वल टू 0 है, शार्प s ऑर्बिटल है, p है, d है या f है, जो भी सब शेल होगा। ठीक है, p सब शेल है, d सब शेल है, जो भी सब शेल है उसके अंदर फिर m के मान उसी सब से निकल जाएंगे, माइनस l टू लेकर प्लस l तक हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वन बाय वन। l इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम जानते हैं s ऑर्बिटल है ना, शार्प। m इज इक्वल टू 0 क्योंकि वैल्यूज कितनी है, 2l प्लस 1। तो l की वैल्यू यहाँ पुट करते चले, सीधे से निकलता जाएगा। 2l प्लस 1 यहाँ पुट कर दिया, सॉरी, तो ये होगी 1। तो एक ही वैल्यू है और यहाँ पर सिर्फ एक ही कक्षक है। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो जो s है उसमें एक ही कक्षक है। ठीक है, जब p की बारी आती है, p, तो p में 3 ओरिएंटेशन हो जाते हैं, -1, 0, +1। ये होते 3 कक्षक होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो s जो होता है वो गोलाकार है, स्फेरिकल है, 3D में एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, दूसरा p, p को हम 3 भाग में बांटते हैं, एक px, एक py और एक pz। तो 3 ऑर्बिटल हैं p के अंदर, तीनों सेम एनर्जी के हैं। इनको समभ्रंश ऑर्बिटल भी कहते हैं, डीजेनरेसी होती है ये चीज, डीजेनरेसी। इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, 3 ऑर्बिटल है ना। डी में 5 हैं जो होते हैं dxy, dyz, dxz, ठीक, एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं, एंड एक dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 d ऑर्बिटल होते हैं। और इस तरह ही अगर l इज इक्वल टू 3 है, दैट इज नॉट d, दैट इज f एक्चुअली, सॉरी। f, तो f में -3 2, -2, -1, 0, +1, +2, +3 इस तरह लिखते हैं। और टोटल वैल्यूज हो गई इसके लिए 7। ठीक है, तो 7 f ऑर्बिटल होते हैं। तो 1, 3, 5, 7 है ना। तो मुख्य कोश अगर n है तो कक्षकों की संख्या उसमें n² होती है। ये कैसे निकाला, किसी भी मुख्य कोश की बात करें हम, जैसे सपोज फर्स्ट ऑर्बिटल है जिसमें n इज इक्वल टू अगर 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्य कोश अगर 1 है तो इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, सिंपली एक ही ऑर्बिटल होगा, और वो कौन सा होगा, s ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा अगर बात करें n इज इक्वल टू, सपोज यहाँ कर ही रखा है मैंने, n इज इक्वल टू सपोज 2 है। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, इसमें हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल। ये कौन कौन से हैं, एक s होता है और एक p, जिसमें p में x, px, py एंड pz, इस तरह 4 ऑर्बिटल बन जाते हैं। कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब n इक्वल टू 2 होता है इसका मतलब 2 आते हैं इसमें, 2s2 एंड 2p2 है ना, 1s2 इधर आता है फर्स्ट में, इस तरह होता है। तो इस सेकंड जो है इसमें 4 ऑर्बिटल है। थर्ड की अगर बात करें 3 3 9 हो रहा है, तो 3s2, 3p एंड 3d, तो ये 1, 3 एंड 5, तो टोटल 9 ऑर्बिटल। तो n स्क्वायर का फॉर्मूला है सिंपली कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें n स्क्वायर होंगे। ओके, ये एक टेबल है सिंपली, ये भी वही बता रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने बता दिया 1 2 3 4 यहाँ पर,
उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, वो वैल्यू n इक्वल टू 1 नहीं होगा कभी भी, उससे कम होगा। तो ये 0 है, 0 1 है, 0 1 2 है, 0 1 2 3 है, क्योंकि 4 यहाँ पे इसके बराबर तो कभी भी नहीं होगा, है ना? ये कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें एक सबशेल हो गया, ठीक है? s इसके अंदर एक s और p, दो सबशेल्स हैं। ऑर्बिटल कितने हो गए टोटल मिला के? 4। यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं? 1। यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं? 9। यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं? 4 4 जा 16। सिंपली इसको मल्टीप्लाई 4 जा किया, उसका रूट लिया और हो जाएगा, स्क्वायर लिया और निकल जाएगा। निकाल सकते, काउंट भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ 5 ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल, 7 5 3 एंड 1 इक्वल टू 16। तो 16 ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर। ये जो मैंने ऊपर बताया उसी को एक टेबुलेशन फॉर्म में दिया हुआ है मैंने, है ना? ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। ये तीनों जो क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े, ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहां से होंगे? 0 से शुरू n-1 तक, तो n पे रिलेट हो गया n से, ना? एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से शुरू होगा? प्लस l से शुरू होगा, 0 माइनस l, इसका मतलब l पे कोरिलेट कर रहा है। तो m l पे, l n पे, तो आपस में तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे तीसरा क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो इन सबसे अलग है ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।